जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 1209 नंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाने आया हूं। डेली आपकी सुबह 5 बजे क्लास होती है और ये जो क्लास है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकते हैं। पूरा कंटेंट आपका 30 मिनट्स में कवर हो जाता है और आप रेगुलर इसे फॉलो करते रहें। स्टैटिक जीके का भी भंडार आपको यहां पे मिलता है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा। अच्छे थॉट, अच्छे विचार उन बीज की तरह हैं जो आपको आने वाले समय में आपको फल देंगे, जो एक बड़े वृक्ष की तरह बन जाएंगे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। आप देखो, किसान जब किसानी करता है, फसल का उत्पादन करता है, तो वो क्या करता है, पूरे लगभग मतलब उसको 7 से 8 महीने इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब उसकी फसल लगती है और उसके बाद फिर हमारे घरों तक पहुंचती है। अगर आप यहाँ पे करियर में अच्छा करना चाहते हैं, आप बिना मेहनत के कैसे आप बच जाएंगे। जो आज मेहनत करने से बचेगा, जो शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा, वो गड्ढे में जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं। आज तुम अगर डेली 5 से 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आप प्राउड फील करोगे, अपनी नई जनरेशन को बताओगे। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला प्रश्न है ज्ञानपीठ से रिलेटेड। दोस्तों, इसका मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को भी जाकर के देखें, क्योंकि मैंने उसमें पूरा कंप्लीट कवर किया है। और चूंकि डेली करंट अफेयर्स है तो यहां पे हम सारी चीजें आपको शॉर्ट पे बताते हैं, और क्योंकि हमें सारी न्यूज कवर करनी है। आप टॉपिक वाइज में हर सेशन लेके आता हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो प्रश्न ये रहा, 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं। वहीं पे गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, इनको 58 नंबर का ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड है। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1961 से हुई है और पहली बार 1965 में ये अवार्ड यहां पे दिए गए थे। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। गुलजार को उर्दू भाषा के लिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई। चलिए और भी पूरे डिटेल्स को यहां पर समझते हैं। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वह एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, यानी एनुअल इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जो लिटरेचर में बहुत ही असाधारण कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये अवार्ड यहां पे दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे ओल्डेस्ट है ये और सबसे हाईएस्ट साहित्यिक अवार्ड है। उसके बाद साहित्य सम्मान आते हैं, साहित्य अवार्ड्स आते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो 23 भाषाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान की 8वीं सूची है, जहां पे 22 भाषाओं के बारे में पूरा मेंशन किया गया है। इसमें आप इंग्लिश को भी जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें राजस्थानी जोड़ देते हैं तो 24 भाषाओं में साहित्य अवार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी इन भाषा में जो राइटर है, जो ऑथर है, अच्छा कार्य करता है, तो उसके कार्य की पहचान होती है ये अवार्ड्स, कि उसने बहुत अच्छा इस पे कार्य किया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार में हमें मिलता क्या है। तो हमें 11 लाख की कैश प्राइज मिलती है, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। और आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुआ था तब ये केवल 1 लाख रुपए था, बाद में 7 लाख हुआ, फिर अभी प्रेजेंट में 11 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज मिलता है। ये विनोद कुमार शुक्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको 2025 में 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। और इन्हें मॉडर्न हिंदी राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे वर्क है उसमें मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद दिखता है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ला को 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। दोस्तों, इनका जन्म कहां पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है। 1 जनवरी 1937 को राजनंदगांव, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले राइटर हैं जिनको इतना बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। दोस्तों, इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके लिए 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। दूसरा है नौकर की कमीज, 1979 में जिस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई है उस पे मिला है।
कविता संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा, 1992 में इनको यहां पे मिला है। ठीक है, तो 1992 में इसकी रचना थी। अब दोस्तों मैं आपको 59 तो बता चुका हूं, तो मैं आपको 58 भी बता देता हूं। तो 58 यहां पे जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है संस्कृत वर्ग के लिए, और गुलजार साहब को उर्दू भाषा के लिए। 57 नंबर का दामोदर मौजू को मिला है कोंकणी भाषा को प्रमोट करने के लिए। 56 नंबर का नीलमणि फूकन को मिला, जो कि असमिया लेखक है। 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है। क्लियर है, तो सारे अवार्ड्स हमने आपको बता दिए। अब हम पहुंचते दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। नेटुम्बू नंदी नदैत्वा ये किस देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने हाल ही में यहां पे शपथ ली है, ओथ ली है? तो नेटुम्बू नंदी नदैत्वा ये नामीबिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं। शी इज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। नामीबिया की लोकेशन मैं दिखाता हूं, सब कुछ बताता हूं, बस आप प्यार से सुनो। पहले आप इनकी तस्वीर को देखो, आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि तस्वीरों से जब चीजें याद करते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक आप याद कर सकते हो, वो चीज भूलती नहीं है। तो नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है एंड शी गॉट 58% वोट। इन्होंने कितने परसेंट वोट हासिल किया है? 58% वोट यहां पे हासिल करते हुए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, शी हैज वॉन द इलेक्शन एंड शी विल रिप्लेस विच पर्सन? तो यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं नगोलो मबुम्बा, ये पहले राष्ट्रपति थे। अब इनके स्थान पर यहां पर ये फीमेल राष्ट्रपति आ जाएंगी। देखिए नंदी नदैत्वा जो है बहुत दिनों से सांसद है, 1990 से ये एमपी है, अब देश की राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया की फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं, अब देश के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगी। दोस्तों नामीबिया की लोकेशन को देख लेते हैं। तो ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आप यहां पे नामीबिया देख रहे हो, उसके ऊपर अंगोला है, फिर यहां पे जाम्बिया है, यहां पे बोत्सवाना है, और ये साउथ अफ्रीका है। इस प्रकार से नामीबिया अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल विंडहॉक है। इसकी करेंसी अगर आपसे पूछी जाए तो बताएंगे नामीबियाई डॉलर है, और राष्ट्रपति अभी आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नामीबिया के पड़ोसी देश फिर से देख लो, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये इसके पड़ोसी देश है। तो देखिए जो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन में से एक कंट्री है वो नामीबिया है। यहां पे आप एक प्रकार के स्पेशल प्रकार की घास देख रहे हैं, जो कि अफ्रीका के साउथ में आप देखिए, साउथ अफ्रीका जहां पे अफ्रीका का सदर्न पार्ट होता है, वहां पे एक घास पाई जाती है, उससे हम स्पेशल नाम देते हैं, उसे वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वेल्ड नाम की घास यहां पे पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। SRFI इंडियन टूर 2025 का एकल खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह, इनका रिलेशन किस खेल से है? अनाहत सिंह के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है। तो अनाहत सिंह जो है स्क्वैश प्लेयर है। कौन सी खिलाड़ी है? शी इज अ स्क्वैश प्लेयर। मेरे पीछे आप स्क्वैश प्लेयर आप देख सकते हैं, शी इज अनाहत सिंह। ठीक है, तो इंडियन स्क्वैश प्लेयर है एंड शी हैज वॉन SRFI इंडियन टूर 2025 वीमेन सिंगल्स टाइटल। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? वीर चोटानी ने जीता है। किसने जीता है? वीर चोटानी ने जीता है। तो ये जो SRFI इंडियन टूर चैलेंजर कंपटीशन था, ये कहां पे हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है, जो कि 17 से लेके 21 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कितनी कैश प्राइज मिलती है? $15,000 कैश प्राइज मिलती है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, पुरुषों को भी और फीमेल्स को भी। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे, उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला प्रश्न है, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का लीडरशिप किया था? तो इसका नाम है शिरोमणि अकाली दल। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के मनु, भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की कैपिटल क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस स्टेट में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? माधवी,
मुदगल का रिलेशन भारत के किस क्लासिकल डांस से है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि नेशनल करंट अफेयर्स है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित है एक जलपोत, इसका जलावतरण किया गया है। जलावतरण मतलब होता है दोस्तों कि उसे पानी में लॉन्च करना। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तवस्या। क्या नाम है इसका? तवस्या नाम है। तवस्या, भीम का जो गदा है ना उसको तवस्या बोलते थे, भीम के गधे को तवस्या कहते थे और उसी से प्रेरित है ये तवस्या नाम। तो भीम के गदा जो है उससे प्रेरित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप यहां पर तवस्या को देख सकते हैं। इस प्रकार से एक पूरी प्रोसेस होती है जलावतरण करने की। नीचे इसके ऊपर बहुत सारे गोल गोल बलून्स लगाए जाते हैं, धीरे धीरे उनको पानी में पीछे खिसकाया जाता है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एक परियोजना है, इसका नाम है 1135.6। ये दूसरा जलपोत है, ये दूसरा शिप है जो कि जलावतरण किया गया है। इसका नाम तवस्या रखा गया है। 22 मार्च 2025 को गोवा में तवस्या का यहां पे जलावतरण किया गया, लॉन्चिंग करी गई है। ठीक है, तो आप मेरे पीछे भीम देख सकते हैं, भीम का गदा देख सकते हैं। तो पांडवों में सबसे जो बहुत बलशाली था वो भीम थे। महाभारत के बहुत बड़े महान योद्धा कहे जाते हैं भीम, उन्हीं के गदा के नाम पे रखा गया है। तो परियोजना 1135.6 का जो पहला जहाज था वो त्रिपुट है और दूसरा तवस्या है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग त्रिपुट की हुई थी 23 जुलाई 2024 को, इसे जलावतरित किया गया था। और दूसरा आज 22 मार्च 2025 को इसको जल में लॉन्च किया गया, वो है तवस्या। पहला था त्रिपुट, पहला था त्रिपुट। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये कहां पे है? तो गोवा में है, वास्को द गामा जगह है। तो इसका जो मेन काम होता है ना, ये डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है, मतलब कि रक्षा जहाज निर्माण करने का काम करती है। और इसकी स्थापना हुई है 1957 में, एस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट्स एंड थ्रूस इस बुक को किसने लिखा है? तो एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट्स एंड थ्रूस बुक को लिखा है उत्पल कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? उत्पल कुमार की बुक है, आपको ध्यान में रखना है। किसकी बुक है? उत्पल कुमार की बुक है। पहले आप उत्पल कुमार को देखिए। अब आई जानते हैं इस बुक में है क्या। दोस्तों ये ऑथर भी हैं और ये जर्नलिस्ट भी हैं और इन्होंने अपनी नई बुक को लॉन्च किया है। इन्होंने बताया है कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे बहुत सारे जो इंस्टेंस है, जो बहुत सारे पहलू हैं, वो अनछुए हैं, मतलब उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूं अपनी बुक के माध्यम से जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो बहुत सारी घटनाओं के जरिए ये कोशिश की गई है। इस बुक में उन्होंने बताया है भारतीय इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको वो सारे इंस्टेंस बताता हूं इस बुक में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए तो बुक का नाम है ट्विस्ट एंड ट्रुथ इन भारत हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले भी एक उत्पल कुमार की बहुत ही फेमस बुक आई थी, इसका नाम था भारत राइजिंग, धर्मा डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब दोस्तों बहुत सारी बुक्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हूँ, सभी बुक्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो टू द सेवेंथ जनरेशन, इस बुक को डॉक्टर VI मथन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च ऑफ ग्लोरी, कल ही पढ़ाया था, के अरुमुगम और अरोल डी क्रूज ने लिखा है। द न्यू आइकन, इसे सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुण शौरी ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, चलो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है ना। लगभग यहां पे हम बात करें तो 60 सीट्स तक यहां पे फिल हो चुकी हैं। अभी 40 सीट्स बची हुई हैं, जल्दी से आप सभी एनरोल कर लो। और यहां पर जो ऑफर प्राइस है वो 800 है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसके बाद ये 999 हो जाएगा। इसमें फाउंडेशन बैच हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, 26 मार्च को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस, SSC, रेलवे, भारत के सभी एग्जाम्स को देखते हुए एक एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और ऐसा जीके जीएस पढ़ेंगे जो आपको जीवन भर याद रहेगा कि आपने कुछ यहाँ पे सीखा है, कुछ जाना है। वैसे तो हम फालतू पैसा बर्बाद कर देते हैं सिनेमा हॉल में, पार्टीज में, कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात होती, जहां से हमारा करियर एक्सेल हो जाएगा, वहां पे हम बचते हैं, वहां पे हम अपने आप को बचाते हैं।
ठीक है, हमारी ऐसी साइकोलॉजी रहती है, इससे आप बचें और बेहतर है अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो 8962056009 पे आप कॉल करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पूरा फाउंडेशन में आपको पढ़ाऊंगा और पूरा डिटेल के साथ। क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, डेली 1 घंटे की क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अगर आप क्लास नहीं ले पाते रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, प्रीवियस डिस्कशन रहेगा। तो कंप्लीट एक ऑनलाइन बैच है, हर एक एग्जाम्स को कैटर करने के लिए इसे तैयार किया। कैसे अवेल करोगे? आप 50,000 डाउनलोड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को स्टडी करके गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, और यहां पे जब कोर्सेस एंड पीडीएफ में आप जाओगे तो यहां पर आपको एक यहां पे मिलेगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। कूपन कोड लगाना मत भूलना, अर्जुन 200, तो अर्जुन 200 से आपको 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। 5 से 6 घंटे आपकी क्लास, 5 से 6 महीने क्लास चलेगी, जिसमें लगभग 600 से 700 वीडियो होंगे। एक वीडियो का कॉस्ट 1 रुपए हो रहा है लगभग। ठीक है, नदियों के किनारे विश्व का सबसे प्रमुख शहर पढ़ने जा रहे हैं आज की नॉलेज की फैक्ट्री में। तो बहुत सारे नगर हैं, और वो नगर किस नदी के किनारे हैं? एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको आजकल देखने को मिलते हैं। तो जो इटली है, इटली की कैपिटल रोम है, और किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, थेम्स नदी के किनारे है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, सिंध नदी के किनारे है। अभी जो 33 नंबर का पेरिस ओलंपिक हुआ था वो सिंध नदी के किनारे हुआ था। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, मॉस्कोवा नदी के किनारे है। दोस्तों, जो आप ब्रह्मोस सुनते हो ना, वो यही इसी नदी से प्रेरित है, रशिया के। और ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मोस BRH लिखा हुआ है, वो भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र, वो उससे प्रेरित है। फिर है सुडान का एक इंपॉर्टेंट शहर है खार्तूम, नील नदी के किनारे है। मिस्र में काहिरा है, नील नदी के किनारे है। मिस्र में असवान है, जो नील नदी के किनारे है। जर्मनी में एक इंपॉर्टेंट शहर है बोन, राइन नदी के किनारे, सबसे बिजिएस्ट रिवर राइन रिवर है। जर्मनी में कोलोन है, जो कि राइन नदी के किनारे है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी नॉलेज फैक्ट्री देता रहूंगा। आप अपनी डिमांड अपने कमेंट बॉक्स पे दीजिए, वही नॉलेज फैक्ट्री रखी जाएगी। आप अपना कमेंट बॉक्स से मुझे बताना। नेक्स्ट है कैच द रेन 2025 का जो अभियान है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो कैच द रेन पंचकुला हरियाणा से स्टार्ट हुआ है। कहां से? पंचकुला हरियाणा से। दोस्तों, 22 मार्च को हमने मनाया है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। हम पानी को कंजर्व करना, मैनेजमेंट करना, संरक्षित करना, उसका सही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी अवसर पर हमारे भारत के वर्तमान में यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR सिंह, या CR पाटिल, CR सिंह कह रहा हूं, CR पाटिल। तो पाटिल ने यहां पे हरियाणा की पंचकुला से स्टार्ट किया है कैच द रेन। आपको पता है अभी पानी गिरेगा गर्मी के बाद, तो आप पानी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और व्यापक अभियान बनाया जा रहा है कि हम पानी को एक एक बूंद संरक्षित कर सकते हैं। तो ये जो अभियान है, जल शक्ति मंत्रालय, एनवायरमेंट, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार, ये सब मिलकर के इस अभियान को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना लॉन्च करी गई है, और जल संसाधन एटलस का भी शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, यहां पे इसकी घोषणा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसे हम इंटेक कहते हैं, इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेल के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर बने हैं। कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के यहां पे MD हैं, IBA के MD हैं। तकाशी नकाजिका होंडा कार्स के MD हैं। होंडा कार्स तो आपने नाम सुना होगा। और एन गणपति सुब्रमण्यम, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है कि ये कौन सा पद संभाल रहे हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई करें। तो अशोक सिंह ठाकुर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, 3 साल के टेन्योर के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसे इंटेक कहते हैं, यानी कि यहां पर देखिए चेयरमैन ऑफ इंडियन कल्चरल फंड, इसका यहां पे इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो भारतीय सांस्कृतिक निधि जो है भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रकार से यूनेस्को हेरिटेज का कंजर्वेशन करता है, उसी प्रकार से नेशनल लेवल पर ये जो हमारी विरासत है उसको संरक्षण का काम करते हैं, हमारी कल्चर को बचाने का काम करते हैं। और 27 जनवरी 1984 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है।
तो भारत में आर्ट और कल्चरल विरासत के संरक्षण की जो अवेयरनेस है फैलाने का काम ये करते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात यहां पे अपॉइंटमेंट की करी है, आइए सारे अपॉइंटमेंट को पढ़ते हैं। अजय बहादुर जो है गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस जेम के एमडी हैं। अजय सेठ जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं, यानी कि राजस्व विभाग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। तुहिनकांत पांडे सेबी के चेयरमैन बने हैं, सेबी के चेयरमैन है तुहिनकांत पांडे। काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर हैं, एफबीआई के डायरेक्टर हैं। विवेक जोशी एफबीआई अमेरिका की, विवेक जोशी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन है ये? चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। पोटी श्री रामुलु की 58 फीट की एक प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? वेयर विल बी 58 फुट स्टैचू ऑफ पोटी श्री रामुलु विल बी इंस्टॉल्ड। अब इन सारे ऑप्शंस को अगर आप देखो तो ऐसा स्टेट जो कि भाषा के आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में आपको अमरावती देखने को मिलेगा और अमरावती में इसकी स्थापना की जा रही है, पोटी श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल वो अमरावती बनाई गई है। तो स्वतंत्रता सेनानी थे पोटी श्री रामुलु। तो 58 फीट की ऊंची प्रतिमा उनकी याद में स्थापित की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। आजकल काफी स्टैचू इंस्टॉल किए जा रहे हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो श्री रामुलु का क्या कंट्रीब्यूशन था? आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। 58 डेज तक इन्होंने बिना खाए अनशन किया। इनकी तबीयत खराब हो गई और रिजल्ट ये हुआ कि इनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो रिवॉल्ट हो गया, पूरे भारत में प्रदर्शन होने लगे, आंध्र प्रदेश में खासकर प्रदर्शन होने लगे। तो दबाव में आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया। तो 19 अक्टूबर से 15 से लेकर 16 दिसंबर 1952 तक 58 दिनों तक अनशन किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत एक अलग तेलुगु भाषा राज्य बनाने का डिमांड था। आंध्र प्रदेश यहां पे तेलुगु भाषा बना और इनके निधन के बाद बहुत ज्यादा विरोध हुआ और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कुछ मूर्तियां हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, पढ़ा देता हूं। तो अप्रैल 2023 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव थे, ठीक है। तो हैदराबाद में इन्होंने 125 फीट की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया था। दूसरा है जनवरी 2024 की बात है, पिछले साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने विजयवाड़ा में 206 फीट की ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया था और बड़ी मूर्ति का अनावरण हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ही रहा, पर्पल फेस्ट का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? वेयर इज पर्पल फेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो पर्पल फेस्ट पिछले साल भी करंट अफेयर्स पढ़ाया था। तो ये राष्ट्रपति भवन में होता है, प्रेसिडेंट के हाउस में होता है। कहां पे होता है? राष्ट्रपति भवन में होता है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान है, वहां पे आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई उनके लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, डिसेबल पर्सन्स हैं, वो सब शामिल होते हैं और मेन चीफ गेस्ट होती है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ाना, सबका साथ सबका विकास, दिव्यांगजनों को सशक्त करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे करना। बहुत सारी कंपटीशन भी होती हैं, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट होता है, व्हीलचेयर बास्केटबॉल होता है, बोकिया होता है, ये सारे गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पर्पल फेस्ट के दौरान, ठीक है। मंत्रालय कौन है जो इसे करता है? तो जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ही रहा, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो भारत बायोटेक। बायोटेक क्या होता है? देखो बायोटेक जो होता है, हम क्या करें, अपनी जीन्स को और बेहतर बनाएं। मतलब हम क्या करें, बायोलॉजिकल स्पीसीज का यूज करके उसे और बेहतर तरीके से डिजाइन करें और बेहतर तरीके से, उसे बायोटेक कहते हैं, ताकि लाइफ और बेटर हो और इस चीजें यहाँ पे स्पीसीज का जनरेशन हो। तो दोस्तों इसके लिए बायो बैंक पहल स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया गया है?
बायो बैंक पहल, ठीक है। तो बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए बायो बैंक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक रूप से, ग्लोबली रूप से जो बायोटेक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहां पे मैंने बायो बैंक पहल बताया है, ये बायो सारथी होगा, नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बायो सारथी होगा, बायो सारथी पहल है, बायो बैंक नहीं, बायो सारथी, ठीक है। तो बायो सारथी इनिशिएटिव यहां पे स्टार्ट किया गया है ताकि यहां पे ग्लोबली और डोमेस्टिक लेवल पर जो बायोटेक पे काम कर रहे हैं उनको मदद मिल सके, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव में जो होंगे, जो मतलब फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं और जो सफल यहां पे प्रवासी हैं, उन सबको शामिल किया जाएगा और वो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको वो बूस्ट करेंगे, उनके लिए वो आइडिया देंगे, उनको सजेस्ट करेंगे। दोस्तों हाल ही में बायोटेक के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो मोदी जी ने ग्वालियर में मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया है, गौशाला का उद्घाटन किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बायो प्लास्टिक पार्क यहां पे स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज फोरमैन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? जॉर्ज फोरमैन थे बॉक्सर, मुक्केबाज थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो अमेरिका के हैं ये, आप यहां पीछे देखिए, बहुत ही फेमस मुक्केबाज थे जॉर्ज फोरमैन, उनको बिग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी मारा था 1968 में और 2 बार हैवी वेट वर्ल्ड खिताब भी इन्होंने जीता है। हाल ही में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत फेमस स्कल्पचर है लतिका कट्ट का निधन हो गया है। एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हुआ है और बहुत ही फेमस सिंगर हैं पी जयचंद्रन, ये हमारे बीच में नहीं रहे। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये हमारे शहीद भगत सिंह के, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर है। तो 23 मार्च को पुण्यतिथि मनाई गई। इसको किस रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, नाथूराम गोडसे ने हत्या करी थी, तो उस समय यह मनाया जाता है। एक मार्टियर्स डे 23 मार्च को भी मनाया जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और शहीद दिवस मार्टियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं तीनों को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था और आजादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। भगत सिंह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, जगह है लायरपुर डिस्ट्रिक्ट। कब हुआ था? 1907 पे हुआ था, जो अब पाकिस्तान चला गया है। भगत सिंह को एक और उपनाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं शहीद आजम, ठीक है। बिल्कुल डर नहीं था। आप इनकी मां को देख रहे हैं, तो ये जो क्रांतिकारी सरदार किशन और विद्यावती कौर मेरे पीछे देख रहे हैं, तो इनके तीसरे बेटे थे भगत सिंह। 1926 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, नौजवान भारत सभा की इन्होंने स्थापना करी थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सारे किसानों को एकजुट किया था, जितने भी लेबर्स थे, श्रमिक थे, उनको भी एकजुट करने का काम इन्होंने किया था। 1928 पे भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज किया और इसे बना दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, इसका नाम यहां पे चेंज किया था। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 का घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और इनके साथी बीके दत्त ने बम फेंका था। इनका मकसद ये नहीं था किसी को चोट पहुंचाना, बस वो जो गूंगे लोग थे उनको सुनाना था कि आप जो है हमारी आजादी, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें कमजोर समझते हैं। तो वो एक प्रकार से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था। बाद में इसी वजह से इनको फांसी भी दी गई, ठीक है। तो 1928 में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। भगत सिंह राजगुरु ने इनकी मौत का बदला लिया और फिर लिजेम्स स्कॉट की इन्होंने हत्या कर साजिश रचा और बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है। तो 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने इतने डिटेल से पढ़े हैं। अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस को कवर करते हैं। तो RRR में फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो फरवरी में घटनाएं हुई हैं। इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी करी है?
तो बिहार राज्य से इसे यहां पे जारी करी है। एक ओडीआई में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के पास है? तो दोस्तों वन एंड ओनली विराट कोहली। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में आयोजित किया गया, तो कहां पे हुआ है? भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यहां पे लॉन्च किया गया। दोस्तों 22 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल था संडे, हम संडे को पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, टेस्ट लेते हैं। अब आज हम यहां पे रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में नवरोज या नवरोज का त्योहार किस कम्युनिटी के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पारसी कम्युनिटी इसे सेलिब्रेट करती है। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितना पुरस्कार की राशि दी है? 58 करोड़ रुपीस। हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? अमेरिका ने। किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? सी डॉट ने इसे शुरू किया है। भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए। भारत में किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो भारत ने सूरीनाम को मदद दिया है। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण। इसे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने युद्धपोत का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? तो आईएनएस सूरत का युद्धपोत का इन्होंने दौरा किया है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी? तो पंजाब स्टेट में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए। मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखा है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने लिखा है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करें जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, डुअल गवर्नमेंट को? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? एसएससी 2015 का प्रश्न है। यह प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 2-3 प्रश्न मैं आपको देता हूं ताकि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी क्विज बना रहे। ठीक है। आज का सवाल है 59 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार वापस से अनाउंसमेंट आपके लिए है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को जल्द से जल्द एनरोल करें। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। यू विल लर्न पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस विद डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल में आप पढ़ोगे और डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल होने लगेंगे कल से। 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। पूरा 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 800 है। अर्जुन 200 कूपन का यूज कर लेना। और फाउंडेशन बैच है पूरा, एसएससी, पीएससी, रेलवे, हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हर एग्जाम्स के लिए सबसे नॉमिनल फीस में। और दोस्तों इसमें डेली लाइव क्लास, फ्री पीडीएफ नोट, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना और यहां पे जब आप जाओगे तो आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना और कूपन कोड का यूज कर लेना। ठीक है। इसके अलावा ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास रेगुलर फॉलो करते रहो, रेगुलर टेस्ट देते रहो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमने एक पैकेज लॉन्च किया है। कोर्सेस एंड पीडीएफ में मिलेगा 1 ईयर का मंथली पैकेज है, 2024 का भी 2025 का भी। जाकर के उस पैकेज को भी आप एनरोल कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट पास में मिलेंगे और टेस्ट भी देते रहिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। कल संडे था तो मैराथन सेशन नहीं ले पाया था। आज रात को 8 बजे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी के लिए हम आपके लिए मैराथन करंट अफेयर्स लाए हैं। लास्ट 6 मंथ उसे कर लेना। ठीक है। और सारे वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि नॉलेज ही आपको सफलता दिलाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपका बहुत ही शुभ हो, बहुत ही शानदार हो। इसी मंगल कामना के साथ क्लास को एंड करता हूं।